नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 12 होगा। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 11 मॉडल नहीं देखे हैं तो आप पिछले मॉडल को भी ज़रूर देखेंगे। वहाँ पर भी हमने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की इस क्लास में। हम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग और गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और हम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जानेंगे कि किस तरह से जो हम टारगेट लेकर के अपना चल रहे हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में उसको अचीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में आप मुझे 10 से 15 मिनट देखिए इस क्लास को, आपको मज़ा आएगा, बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बताइए। प्रश्न नंबर 1 आप सभी के सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। कहा गया है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे कालिंजर में। कालिंजर जो कि वर्तमान में बांदा उत्तर प्रदेश में स्थित एक अभेद्य किला था, यहीं पर शेरशाह की लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अगर हम बात करते हैं चौसा के बारे में तो 1539 में प्यारे दोस्तों याद रखेंगे इसने चौसा का युद्ध जीता था शेरशाह सूरी ने, और 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध जीता था। दोनों युद्धों में इसने हुमायूं को हराया था। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न में 2 नंबर में पूछा गया है, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो वह कौन सा ऑप्शन है जो रिक्त स्थान पर आएगा? तो याद रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और इसे हम प्यारे दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, और हिंदी में इसको सूत्रकणिका नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका एक दूसरा नाम भी पूछ लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। जेम्स हिक्की के द्वारा ये कह सकते हैं कि संपादित किया गया था। ये 1780 में हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में तो सूची में याद रखेंगे, पहले 1780 में बंगाल गजट भारत का पहला था। एशिया और भारत का प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार समाचार पत्र था, याद रखेंगे। अंग्रेजी में एशिया और भारत का पहला बंगाल गजट था, याद रखेंगे। उसके अलावा दूसरा समाचार दर्पण था 1818, बॉम्बे समाचार 1822, ये मलयाला मनोरमा हो जाएगा 1890, द लीडर 1910, डेक्कन क्रॉनिकल 1930, लोक सत्ता 1948। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट हैं, आगे क्लासेस में हम डिस्कस करते रहेंगे। आगे प्यारे दोस्तों आपसे बोला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कर्नाटक। बांदीपुर, बनेरघट्टा या नागरहोल, तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर हैं? तो याद रखेंगे कर्नाटक में। एक आप लोगों के सामने मैप है, इस मैप को आप अच्छे से देखिए। यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में मिलाकर के जो भी 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं वो इस मैप में आपको दिए गए हैं। आप इसको रोक करके एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। चलिए दोस्तों, इसको तो हमने बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहा गया है, क्या बोला है, राज्यों के लिए केंद्र सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 के संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, राज्यों के लिए जो केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक निकालती है, इसमें आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर था। कौन से स्थान पर? आंध्र प्रदेश पहले पर था। जबकि सेकंड पर कौन था? हमारा उत्तर प्रदेश, जिसके पुलिस की हम तैयारी कर रहे हैं।
तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 10 राज्यों की सूची है, दैनिक भास्कर में छपी हुई थी। आंध्र प्रदेश, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे मध्य प्रदेश, पांचवें पर झारखंड, छठवें छत्तीसगढ़, सातवें पे हिमाचल, आठवें पे हो जाएगा आपका राजस्थान और नवें पे पश्चिम बंगाल तथा 10वें पर गुजरात। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है कब की, 2019 की। इसके अलावा अभी इसकी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं है। आगे बोला है उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि को। यानी कि ऐसे कौन से ऋषि थे जो उत्तर प्रदेश में, उनकी याद में हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो याद रखेंगे महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास की बात करते हैं, इनके द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। किसकी की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत की रचना की गई है। महर्षि वेदव्यास का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हमारी कालपी में हुआ था प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। और यहीं पर हमारा निवास स्थान है, ठीक है, यानी कि हमारा, ठीक है, वेदव्यास जी का भी है और यहाँ पे हमारा भी है, ठीक है। तो महर्षि वेदव्यास के जन्म में क्या मनाते हैं हम प्यारे दोस्तों, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। महर्षि वेदव्यास का महाग्रंथ है, क्या नाम है, महाभारत, या फिर इसी को हम जय संहिता नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, जय संहिता नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर वशिष्ठ की बात करें, गुरु वशिष्ठ के द्वारा क्या लिखा गया है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रामायण जो ग्रंथ है वो वशिष्ठ ने नहीं, यहाँ पर यार वाल्मीकि होना चाहिए, मैंने वशिष्ठ क्यों लगा दिया, तो ये तो गड़बड़ है, ये वशिष्ठ नहीं होगा, ठीक है। याद रखेंगे वशिष्ठ तो भगवान राम के वो जो दरबारी गुरु थे वो कह सकते हैं, ठीक है। अगर रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। आगे आ जाओ, बोला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है, WTO। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। इसका जो मुख्यालय है ये प्यारे दोस्तों जिनेवा में है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। WTO को पहले हम गेट के नाम से जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से जानते थे। फिर वर्तमान में इसका स्वरूप जो है वो 1995 में आया है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वो क्या बोल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ संगठन हैं और उनके मुख्यालय, जैसे विश्व व्यापार संगठन की हम चर्चा कर चुके हैं, जिनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ये क्या है, चर्चेज की चर्चा करें तो जिनेवा में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ कहाँ पर, जिनेवा में। यूरोपीय ऊर्जा आयोग ये कहाँ पर है, जिनेवा में है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। यहाँ पर UNEP की बात करें नैरोबी केन्या में स्थित है। गेट अभी बताया था WTO का पुराना नाम था, ये भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है प्यारे दोस्तों, फ्रांस में। एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, याद रखेंगे, मनीला फिलीपींस में स्थित है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का ये कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और अमेरिका के राष्ट्रों का जो संगठन है OAS, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके साथ साथ में आप ये भी याद रख लो, IMF और वर्ल्ड बैंक WB, इन दोनों का जो मुख्यालय है वो भी आपका वाशिंगटन DC में ही स्थित है, याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, बोला है अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में स्थित है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे कुतुब मीनार परिसर में स्थित है अलाई दरवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे। और यहीं पर एक विजय स्तंभ भी स्थित है। क्या है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे विजय स्तंभ, ये भी इसी परिसर में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो पूरा का पूरा कुतुब मीनार का एरिया है, ये मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, यही इसी एरिया में पड़ता है। कहाँ पर, मेहरौली में। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला है वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे A.L. वासम। A.L. वासम ने वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक लिखी है। अगर हम नेहरू की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस बात को याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स की कौन सी है, आप बताओ। दास कैपिटल किसकी है, तो बोलेंगे कार्ल मार्क्स की है। विसेंट डी स्मिथ की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बारे में कोई बता सकता है तो बता दो। आगे आ जाओ। आगे बोला है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या पाई जाती है। देखो, अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों OBC की, अगर हम बात करते हैं ST की, अगर हम बात करते हैं SC की, या फिर हम बात करते हैं जनरल की, ठीक है, ये पूरी की पूरी सर्वाधिक जो जनसंख्या है किन राज्यों में मिलेगी, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक संख्या में जो लोग पाए जाते हैं वो उत्तर प्रदेश में है, कोई भी कास्ट के ले लीजिए, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, चाहे वो 2011 की जनगणना हो और चाहे मेरे प्यारे दोस्तों 2001 की जनगणना हो,
ये दोनों का जो आंकड़ा है वो एकदम सटीक है आप सभी के सामने। तो इसका उत्तर ऑप्शन भी है। आगे आ जाइए, बोला है राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। तो भैया धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में 14 दिनों के अंतर्गत इसको संस्तुति देनी होती है। अगर राज्यसभा इस पर विचार नहीं कर पाती है तो ये 14 दिनों के बाद स्वतः ही राज्यसभा से पास माना जाएगा। ठीक है, जो मनी बिल होता है वो 14 दिनों के बाद अगर राज्यसभा इस पर सुनवाई नहीं करती है तब भी ये क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। आगे आ जाइए, बोला है हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जून 2024 में कौन है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही उत्तर बन जाएगा न्यायमूर्ति आलोक आराधे। जून 2024 के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में ये हैदराबाद उच्च न्यायालय के क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय केंद्रीय बैंक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ तथ्य हैं जिनको आपको याद रखना होगा। जैसे आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री, यानी कि भारत का ये मुख्य सेंट्रल बैंक है। इसके अलावा ये लिखा है इट इज द अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम है इसको भी ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। कह रहा है इट वाज इस्टेब्लिश्ड, इसकी स्थापना रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना हिल्टन यंग की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों याद रखेंगे कब की गई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। एक्ट 1934 का था, जबकि 1949 को प्यारे दोस्तों इसका पुनः क्या किया गया, गठन किया गया और ये भारत का बैंक बना। ठीक है, इससे पहले ये भारत पाकिस्तान का जुड़वा बैंक था, जबकि 1949 में इसका पुनः गठन होता है, क्या बनता है, भारत का बैंक बनता है। वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर हैं। 25वें नंबर के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न में चलते हैं। कहा गया है अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है, जो 15 लाख रुपए है ये अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा प्यारे दोस्तों याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये भी प्यारे दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, ये भारत का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें जो राशि है वो मेरे प्यारे दोस्तों 25 लाख रुपए है। कितनी है, 25 लाख रुपए है। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे और ये जो पुरस्कार हैं ये कब दिए जाते हैं, तो 29 अगस्त को दिए जाते। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें याद रखनी है। ये कुछ खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, इनमें याद रखेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न था। इसके अलावा अर्जुना अवार्ड, अर्जुन अवार्ड की हम चर्चा कर चुके हैं। ये हो गया द्रोणाचार्य अवार्ड, याद रखेंगे यहाँ पर ध्यानचंद अवार्ड है। इसके अलावा ये क्या है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये सारे के सारे भारत के खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, अच्छे से याद रखेंगे। आगे मेरे प्यारे दोस्तों बोला गया है 15वें नंबर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है इसरो का। इसरो के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं, इनको भी याद रख लेंगे। जैसे हम बात करते हैं 1962 में अंतरिक्ष रिसर्च के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामांत यानी कि इसको स्पार का गठन हुआ था, जिसको सभापति कौन बने थे, विक्रम साराभाई। और आगे चलकर इसी इनको स्पार को क्या कर दिया, 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो इसरो की स्थापना है वो कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। लेकिन इसको पहले किस नाम से जानते थे, तो इनको स्पार नाम से जाना जाता था। 1975 में भारत ने रूस के सहयोग से पहला अपना क्या भेजा था, सैटेलाइट भेजा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, इसके अलावा 1979 में दूसरा सैटेलाइट भास्कर भेजा था, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा था। इसके अलावा 2008 में भारत ने पहला चंद्रयान भेजा, 2014 में भारत ने मंगलयान भेजा, 2017 में भारत ने इतिहास बनाया और 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। हालांकि ये रिकॉर्ड अब स्पेस एक्स के नाम हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा 2018 में मैंने प्यारे दोस्तों क्या किया, हमने अपना IRNSS लॉन्च किया था। ठीक है, नेविगेशन प्रणाली इसरो के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 2019 में हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, सेकंड अपना चंद्रयान भेजा, जो हार्ड लैंडिंग के कारण असफल रहा था। इसके अलावा अभी हमारे इसरो ने क्या किया है, 2024 में
यानी कि कह सकते हैं 2023 में यहाँ भी झंडे गाड़ दिए हैं। हमने क्या कर लिया प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने चांद पर सफलतापूर्वक क्या कर लिया, लैंडिंग कर ली। ठीक है, याद रखेंगे। और चांद में शिव शक्ति पॉइंट पर हम उतरे थे। वो समय कौन सा था, 23 अगस्त का समय था प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट इसरो के बारे में थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बोला गया है किसी राज्य लोक सेवा आयोग में कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी कि जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, इसके अगर कार्यों को हम संघ लोक सेवा आयोग को सौंपें तो इसमें किसकी सिफारिश चाहिए, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति की। किसकी चाहिए प्यारे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए। आगे बोला है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ये कहाँ पर है, ये कानपुर में स्थित है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आते हैं, बोला रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट के द्वारा। किसके, सैमुअल कोल्ट के द्वारा ये प्यारे दोस्तों किया गया था। फ्रैंक बिटल की बात करें, किस क्या किया था, इसने जेट इंजन बनाया था। क्या बनाया था प्यारे दोस्तों, जेट इंजन बनाया था फ्रैंक बिटल ने। अगर हम बात करते हैं चार्ल्स गुडियर की, तो रबड़ के टायर, जो हम गुडियर के टायर देखते हैं, रबड़ टायर, ये इसने बनाए थे चार्ल्स गुडियर ने। ये भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न में पूछा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह। तो अभी हमने बताया था क्या भेजा था, आर्यभट्ट भेजा था, ये तो पहला था। जबकि दूसरा कौन था, दूसरा सेकंड भेजा गया भास्कर था। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। बोला गया है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन है प्यारे दोस्तों CAT के अध्यक्ष वर्तमान में, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे न्यायमूर्ति कौन है, रंजीत वसंत राव। कौन है, न्यायमूर्ति रंजीत वसंत राव वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। कुछ CAT के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे CAT की स्थापना 1985 में दिल्ली में हुई थी और प्रधान पीठ यानी दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है, तथा राष्ट्रपति के सलाह पर इसमें जो CAT का अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न पूछा है उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, ये कोरोमंडल तट पर। कौन से, जब उत्तर पूर्वी मानसून वापस आता है तो कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। यानी कि जैसे ही अपना भारत है तो यहाँ पे ये कोरोमंडल स्थल आएगा जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है प्यारे दोस्तों, तमिलनाडु में वर्षा करवाता है, याद रखेंगे। कोरोमंडल के साथ साथ आंध्रा वाले तट पर भी थोड़ी थोड़ी वर्षा करवा देता है। तो याद रखेंगे किस प्रदेश में होगी, तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला है रैंड किस देश की मुद्रा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो रैंड है वो मुद्रा किसकी है, दक्षिण अफ्रीका की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोरक्को की मोरक्कियन दिनार, मॉरिशस की बात करें तो इसकी क्या है, ये रुपया है। अल्जीरिया की बात करें तो अल्जीरियाई डॉलर इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखेंगे। आगे बोला है 30 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर हम मनाते हैं शहीद दिवस। इस दिन हमारे भारत के राष्ट्रपिता माननीय महात्मा गांधी जी को क्या मार दी गई थी, गोली मार दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी, तो गोडसे ने मारी थी। किसने मारी थी, गोडसे ने मारी थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कर दी गई थी यानी हत्या कर दी गई थी, एक तरह से कह सकते हैं। तो इसी के याद में हम लोग 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 की ये घटना थी, ये भी याद रखना है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों हम मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 4 फरवरी को मनाते हैं। ये भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आप बताइए भारत में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, गूगल करके बताओ। आगे आ जाओ। बोला गया है कोई पुलिस अधिकारी कितने वर्ष के कम आयु के बालक को साक्षी के रूप तौर पर थाने में नहीं बुला सकता है। यानी ऐसा कोई पुलिस अधिकारी कार्य करे, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको हम साक्षी के रूप में थाने में नहीं बुला सकते, यानी गवाही के तौर पर। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यदि बालक की उम्र 15 वर्ष से कम है तो ऐसे बच्चों को कभी भी थाने नहीं बुलवाया जाएगा गवाही देने के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। बोला गया है प्यारे दोस्तों जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसलें कौन हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो ऑप्शन नंबर ए तरबूज जायद में उगाई जाने वाली एक प्रमुख फसल है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है रबी, खरीफ और जायद के बारे में। फसलें कुल मिलाकर के कितने प्रकार की होती हैं, तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों खरीफ की फसल प्रमुख फसल होती है, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। अगर हम इनमें बात कर लें तो खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मूंग और गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन और प्यारे दोस्तों कपास नाम शामिल है, जो पतझड़ तक पक करके तैयार हो जाते हैं। ये तो रही बात खरीफ की। अगर रबी की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम और रिजका, हरा चारा और मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाई
और जई अलसी सूरजमुखी, ये प्यारे दोस्तों किसकी हैं? तो यार रबी की हैं। अगर जायद की बात कर ले तो तरबूजा, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द और सूरजमुखी। प्यारे दोस्तों सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जो रबी में भी हो जाती है, खरीफ में भी हो जाती है और जायद में। तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि तीनों में होने वाली फसल कौन सी है, तीनों मौसम में, तो सूरजमुखी को याद रखेंगे। कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक होती है। आगे बोला है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर होता है निकोटिन। अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए, आपने देखा होगा जो पान मसाला होते हैं उसमें लिखा होता है नो टबैको, नो टबैको और नो निकोटिन, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है नो टबैको, नो टबैको और नो निकोटिन, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। तो तब यहाँ पर क्या होता है, तंबाकू में क्या होता है? तो याद रखेंगे निकोटिन होता है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ, बोला गया है कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पूरा किसने किया था? तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। जबकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक की बात आती है तो यहाँ पर बिजली गिरने के बाद, क्या कह सकते हैं, बिजली जब गिरी तो बिजली गिरने के बाद, ठीक है, बिजली गिरने के बाद इसमें जो इसकी 5वीं मंजिल है, कौन सी? 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस निर्माण कार्य को शुरू किया था। अगर पूछेगा शुरू किसने किया था कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। जब इस पर एक बार बिजली गिरी तो बिजली गिरने के बाद प्यारे दोस्तों 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इन सभी को याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार की तर्ज पर ही अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन प्यारे दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है, केवल अलाई दरवाजा बनकर के रह जाता है जो कि कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। अभी हमने पीछे प्रश्न को डिस्कस किया। आगे आ जाइए, बोला गया है 28 नंबर में बोला निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। देखो अगर यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे, क्यों मैंने मंगल लगाया? क्योंकि ऑप्शन में बुध वीनस कुछ नहीं था, ना तो अर्थ था। देखो ये हमारा सन रहा, ये हमारा सन है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करें तो देखिए ये तो हमारा सन है। सन के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी यानी बुध, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। और इन दोनों के बीच में जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो इन सभी को याद रखेंगे। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। फिर मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्रग्रह पट्टी। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। और बाद में प्लूटो तो हमने 2006 में बाहर ही कर दिया। आगे आ जाओ, कहा गया निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार यानी जो 1946 में कैबिनेट बनी थी उसमें वित्त मंत्री था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे नेहरू की कैबिनेट में जो वित्त मंत्री था वो प्यारे दोस्तों लियाकत अली था। कौन था? लियाकत अली। देखो आपके सामने कुछ जानकारी है। जानकारी क्या है? जो अंतिम सरकार थी, देखो अंतिम सरकार के लिए जानकारी यहाँ पर है। और इसी के साथ साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ उनके बारे में मंत्रिमंडल है। तो गौर से देखो अंतरिम सरकार में क्या पूछा है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन था? प्यारे दोस्तों लियाकत अली था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा बाद में कौन बने? RK षणमुखम शेट्टी बने जब हम आज़ाद हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ जानकारी और है, जैसे रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे तो बलदेव सिंह ही रहे। और राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, आगे चल करके ये कौन बन गए? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन गए। रेल मंत्री आसफ अली था, इसके स्थान पर जॉन मथाई को बनाया गया आज़ादी के बाद। विधि मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे, इनके स्थान पर आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बने, ठीक है। और प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ये तो सारे के सारे जवाहरलाल नेहरू थे और यही आगे चलकर भी रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री और सूचना प्रसार मंत्री। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो कृषि मंत्री तो आपके शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नागरिक आपूर्ति उद्योग मंत्री जान मथाई थे, ठीक है, आगे चल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बन गए। तो ये चीजें आप लोग याद रख लेंगे। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का ये पूछेगा गठन कब हुआ था? तो ये प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई और 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अंतरिम सरकार में सदस्य भारत की वायसराय कार्यकारी परिषद के सारे सदस्य थे। इसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे शिवाजी के गुरु कौन थे? श्री रामदास जी, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला टका या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे शेर शाह सूरी ने टका अथवा रुपया का प्रचलन किया था। आगे आते हैं, बोला हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो प्यारे दोस्तों बात कर रहा है अनुच्छेद 137 की, जिसे हम जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? न्यायिक
पुनरावलोकन, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर चीज़ें घुमा घुमा के दी जाती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि हम कह सकते हैं न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल हमारा कौन सा है? 137 है। और हमने लिया कहाँ से है? तो यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया है? यूएसए के संविधान से। इसका सीधा सा मतलब यह है, अगर कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई निर्णय दे देता है, उसके निर्णय की हम दोबारा से समीक्षा कर सकते हैं कितने भी साल बाद, चाहे 100 साल बाद, 50 साल बाद, इसकी हम समीक्षा कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। बोला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, अर्थव्यवस्था का जो शिथिल काल होता है वो जनवरी से जून होता है। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों, इस दौरान भारत के जो किसान हैं वो मैक्सिमम अपने खेतों में कार्य कर रहे होते हैं, और इस दौरान इसको शिथिल काल कहा जाता है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। कह रहा है आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित साइट व्हाट्सएप का संस्थापक कौन था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, व्हाट्सएप की जो स्थापना की थी ब्रायन एक्टन और जेन कॉम के द्वारा की गई थी, जबकि वर्तमान में इसको खरीदा किसने? व्हाट्सएप को खरीद लिया है मेटा ने। किसने खरीद लिया है? अच्छे से याद रखेंगे, इसको मेटा ने अभी खरीद लिया है। और मेटा का वर्तमान में संस्थापक कौन है? संचालक कौन है? मार्क जकरबर्ग, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। आगे बोला शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, पूर्वी बंगाल को जोड़ता था। पंजाब को पूर्वी बंगाल के ढाका से जोड़ता था, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक के रोड के बारे में, तो ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में कुछ चर्चाएं मिलती हैं मौर्य काल से। मौर्य काल में कहा जाता है यूनान के एक प्रसिद्ध मेगस्थनीज जो राजदूत था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उत्तरापथ नामक एक मार्ग है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। वो लिखता है कि शेरशाह क्या बोला है, वो इसके बारे में लिखता है। यानी जो हमारा जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसके बारे में पहले उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था मौर्य काल में, ठीक है। बाद में शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस मार्ग पर पत्थर बिछाने का कार्य किया। यानी कि पहले रोड तो था लेकिन कच्चा रोड था, लेकिन जब इसको पक्का यानी पत्थर वाला मार्ग बनवाया शेरशाह सूरी ने, और इसका नाम बदल करके उत्तरापथ से क्या कर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। मौर्य काल में देखो जीटी रोड था तो, लेकिन उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। फिर इसमें पत्थर बिछाने का कार्य शेरशाह सूरी ने किया और नाम बदलकर जीटी रोड कर दिया। आगे बोला है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर जो बनेगा वो बनेगा फास्फोलिपिड की। प्यारे दोस्तों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लिपिड की बनी होती है, ठीक है, किसकी? फास्फोलिपिड की। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए। आगे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है? तो चलिए प्यारे दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी को, और हिंदी एक बेहतरीन सब्जेक्ट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, यानी वाक्य के बारे में ऐसा कौन सा विकल्प है जो भविष्य काल का बोध कराता हो। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, तो अभी हम गए तो नहीं है, मुझे जाना है, पता नहीं कब जाना, तो ये तो पहला ही सही हो गया। बोलो भाई, ये तो पहला ही सही हो गया ना आपका, कि मुझे दिल्ली जाना है, ये तो भविष्य काल का द्योतक है। सोहन पढ़ाई कर रहा है, मतलब कि वर्तमान काल में, तो ये बनेगा नहीं। गीता खाना पका रही है, वर्तमान काल में। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये भूतकाल में हो गई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे दिल्ली जाना है भविष्य काल का द्योतक है। अगर हम काल की बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में याद रखेंगे, क्रिया के जिस रूप को उसके होने के समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के जो भेद है मुख्यतः 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिनमें से वर्तमान काल के 6 बोध हैं, जिनमें सामान्य, पूर्ण और तात्कालिक या अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और पूर्ण सातत्य, ये 6 भेद हैं वर्तमान के। जबकि भूतकाल के भी 6 भेद हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु। ठीक है, याद रखेंगे, हेतु मद। इसके अलावा भविष्यकाल के 4 भेद है, जिसमें सामान्य, संभाव्य और सात्यबोधक और हेतु मद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके काल एग्जाम के लिए। आगे आ जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है नीचे दिए हुए विशेषण में भेद पहचानिए। यानी कि ये एक शब्द दे रखा है कुछ, इसमें ये कौन सा विशेषण का बोध कराता है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, कुछ जो होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध कराएगा। यानी जो कुछ होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो परिमाण की तो बात हो रही है, कुछ तो है, लेकिन कुछ है क्या, ये अनिश्चित है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक काल का बोधक है। तो हम अगर विशेषण की बात करें, विशेषण की परिभाषा की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। जैसे आप याद रख सकते हैं, विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। ऐसे शब्दों की विशेषता
विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, सुंदर, कायर इत्यादि ये विशेषण है। विशेषण के प्रकार में बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबें 5 लिखती हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक विशेषण कहीं कहीं चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है, 4 मिलते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे ये 5 होते हैं। आगे बोला है क्रिया से बना विशेषण को पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण कौन? इमारती नहीं बनेगा, ये क्रिया नहीं है। मासिक क्रिया नहीं है। कहना क्रिया होती है, यानी कहना का क्रिया है, इससे बना है कथित, तो ये सही हो जाएगा। आगे याद रखेंगे क्रिया विशेषण के अगर भेद की बात करें तो याद रखेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिनमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये पहला भेद आता है। दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, आगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, जिनमें से स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे किसी स्थान का बोध कराता है, जबकि काल में समय का बोध होता है, परसों, पहले, कुछ भी, अभी अभी, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं। जबकि परिमाणवाचक में बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ या थोड़ा, ये परिमाणवाचक में आते हैं। जबकि रीतिवाचक में धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से, ये ऐसे वाक्य आते हैं किसमें? रीतिवाचक में। तो क्रिया विशेषण भी याद रखेंगे 4 प्रकार से होते हैं, इनके शब्द आप पहचान लेंगे। आगे बोला गया रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या होगा, यानी कि जो रीति शब्द है इसका बहुवचन बताना है। तो बताइए ऑप्शन नंबर बी में क्या सही दे रखा है? आप कहोगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सटीक है। आगे बोला है आटे में थोड़ा नमक डालें। आटे में थोड़ा नमक डालें, इस वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। यानी कि थोड़ा नमक की बात कर रहा है तो निश्चित तो है नहीं, अभी हमने बताया जैसे कुछ हो, थोड़ा हो, ये किस में आते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक में आते हैं। आगे आ जाओ, बोला है निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानिए। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। जीवन और मरण विधाता के हाथ में, इसमें त्रुटि क्या है? त्रुटि पहचानना है। तो विधाता में त्रुटि है, ये तो सही लिखा है। में है, ये भी सही लिखा है। के हाथ में, ये भी सही लिखा। देखो गलत क्या लिखा है? जीवन और मरण। भैया इसके स्थान पर लिखा जाता है जीवन, और इसके साथ में क्या लिखा जाता है? जीवन और मरण, ठीक है, मरण नहीं होता है, ये मरण नहीं होता, ये होता है मरण। ये किसके हाथ में? विधाता के। तो ये सही है भैया, जीवन और मरण ये तो गलत लिखा है, ठीक है, इस तरह से इसी में त्रुटि है। आगे आ जाइए, बोला गया है दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे पंडिताइन, ठीक है, मिस्त्री का मिस्त्रियाइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, इस तरह से हमें स्त्रीलिंग आप सभी को याद रखने हैं, ठीक है। आगे बोला है उसकी बात करने का तरीका अत्यंत करता है। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। तो क्या बोलेंगे? उसके बात करने का जो तरीका है वो मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अपनी कोई किससे बात कर रहे हैं? आप अपनी जलेबी से बात कर रहे हैं, जैसे, ठीक है, ये आपकी जलेबी है और आप इससे क्या कर रहे हैं? आप इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हो अरे जलेबी तुम कैसी हो, ठीक है, अच्छा ना। तो आप वो जलेबी क्या कह रही है अपनी सहेली से? ये जो मुझसे बात करता है, मेरा जो जलेबा है, नहीं समोसा है, ठीक है, ये जो मेरा समोसा है जो मुझसे बात करता है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। क्या करता है? जलेबी कह रही है अपनी सहेली से, जो मेरा समोसा है ये मुझसे जब बात करता है, इसके अत्यंत बात करने का जो तरीका है मुझे अत्यंत क्या करता है? प्रभावित करता है, तभी मैं उससे बात करती हूँ, मेरा समोसा, ठीक है। इस तरह से आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे उसके बात करने का तरीका मुझे कैसा है? अत्यंत प्रभावित करता है। आगे आइए, बोला गया है देव्यावाहन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों देव्यावाहन, इसमें बनेगा देवी, क्या बनेगा? देवी प्लस में आवाहन, ठीक है, देवी प्लस में आवाहन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है और यही इसका बन जाएगा आवाहन, आवाहन, ठीक है, आवाहन। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है देव्यावाहन, ठीक है, ये एकदम सटीक है। आगे आ जाओ, आगे बोला गया नीचे दिए हुए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है अपनी डैश अलग पकाना, अपनी खीर अलग पकाना नहीं, अपनी दाल नहीं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है, सभी से हटकर के काम करना अपनी खिचड़ी अलग पकाने का उदाहरण है, अच्छे से याद रखेंगे। बोला गया है रजखान कबों इन आखन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। प्यारे दोस्तों उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रसखान जी की सवैया है। क्या है? रसखान जी के सवैया हैं और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों राधा और कृष्ण के बिछड़न की बात कर रहा है। कह रहा है रसखान कबों इन आखन ते ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, यानी कि रसखान इन आँखों से भगवान के आने का हम क्या कर रहे हैं? आखन से इनका क्या कर रहे हैं? तालाब जो है, जो वन है, इनको निहार रहे हैं, भगवान कब आएंगे, ठीक है, इस तरह से बातें हो रही हैं। आगे बोला गया है दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी। मनोहर, मुरली मधुर मनोहर देखी, यानी कि सुहावना, ये आपका इसका क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे प्यारे दोस्तों चलते हैं 49 नंबर, क्या गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी होगा? यानी कि क्रूर की बात करते हैं निर्दयी, निर्दयी का विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा? दयालु, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? दयालु हो जाएगा, याद रखेंगे।
वृद्धार्थी यानी विलोम की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। आदर्शा, आदर्श, ये क्या है? आदर्श, आदर्श। देखो ऑप्शन नंबर डी में एकदम सही लिखा है आदर्श। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से देख लो, जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये एकदम सटीक लिखा है। ये जो आप सोच रहे हो ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो आदर्श लिखा है, आदर्श, सॉरी आदर्श लिखा है, वो आदर्शा लिखा है, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाओ। बोला गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, तो प्यारे दोस्तों इसको देखो अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सभी में अनामिका दे रखा है, तो शुद्ध वर्तनी के रूप में आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर हम बात करते हैं अपने हाथ की उंगलियों के बारे में, तो ये अपना प्यारे दोस्तों हाथ होता है। ठीक है, ये अपना हाथ होता है, इसमें ये क्या होती है? हथेली होती है, ये हमारी कलाई होती है। इसके अलावा सबसे लास्ट वाली जिसे हम छुगनी उंगलियां कहते हैं, वो कौन होती है? कनिष्ठिका होती है, यानी लिटिल फिंगर। उसके मिडल में क्या होती है? अनामिका है, और मध्यमा ये मिडल फिंगर हो गई। इसके अलावा तर्जनी, ये हमारी जो उंगली वाली है, ये किसी को हम उंगली दिखाते हैं, उंगली मत दिखाना रे। ठीक है, तो इस तरह से तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर हो गई। और थंब को आप सभी जानते हैं, आधार कार्ड बना था हमारा थंब से, तो इन सभी को याद रखेंगे। और इन्हीं में याद रखेंगे, यहीं कहीं तुम्हारी वो रेखाएं भी होंगी जहाँ से तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, जलेबी मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बोला गया है प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अच्छा, दास का पर्यायवाची नहीं है। दास के पर्यायवाची में क्या है? परिकर आता है, भृत्य आता है, सेवक आता है। जबकि अनुचर, अनुचर जो होता है वो दास के पर्यायवाची में कभी आता ही नहीं। अनुचर का मतलब पीछा करने वाला, ये तो दास का होगा नहीं। तो परिकर, भृत्य और सेवक ये दास के पर्यायवाची होते हैं। आगे बोला गया जंगम का विलोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जाती जहां ये पूछा ना जाए। तो जंगम का स्थावर, स्थावर का जंगम। ठीक है, दुर्गम का सुगम हो जाएगा। आगे बोला है छा वर्ड किसके योग से बना होता है? तो प्यारे दोस्तों आप ऐसे लिख लो, एक तो छा लिख लो, एक आप क्या लिख लो? त्र लिख लो, एक आप लिख लो जिया। ठीक है, जिया लिख लो। इसके अलावा आप एक लिख लो प्यारे दोस्तों स्रा। ये प्यारे दोस्तों देखो यहाँ पे बनता है का प्लस में सा, यानी कसा हो जाता है। और यहाँ पे बनता है ते, ते प्लस में रे, त्रा हो जाता है। यहाँ पे बनता है ज्या, का बनता है प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, जा प्लस या मतलब जिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बनता है सा, सा के बाद में हलंत लग के रा। ठीक है, तो ये सरा बनता है। तो ये सारे के सारे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये पूछ लेगा अंग्रेजी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 4 संख्या है। और जो छा बना है वो किस किस से बना है? का और सा से। तो इसको हम पढ़ते हैं कसा। ठीक है, आप लोग इच्छा नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कसा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे प्यारे दोस्तों बढ़ जाते हैं। बोला है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो प्यारे दोस्तों जो बघेली बोली है वो बघेलखंड से आती है। और बघेलखंड किस में आता है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं उपभाषाओं के बारे में। तो हिंदी में जो उपभाषाएं और बोलियां हैं 2 प्रकार से निश्चित रूप से हैं। जैसे पश्चिमी खंड में यानी पश्चिमी भाग में हिंदी की बोलियां, और यहाँ पर पूर्वी खंड में हिंदी की बोलियां, ये 2 प्रकार से आती हैं। पश्चिमी में कोरबी यानी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मारवाड़ी, कुमाऊनी, हरियाणवी, बुंदेलर यानी जो बुंदेलखंडी अपनी वाली, और ढूंढाड़ी और गढ़वाली और दक्षिणी और कन्नौजी, मेवाती तथा मालवी, ये प्यारे दोस्तों हमारी क्या है? पश्चिमी खंड की हिंदी की बोलियां हैं। इसके अलावा अवधी, भोजपुरी, बघेली, देखो बघेली पूछा था ना, तो पूर्वी खंड की हो जाएगी। मगही पूछ लेगा, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ये सारी की सारी प्यारे दोस्तों पूर्व खंड की हैं। ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बोला है कौन सा वर्ड ओष्ठ में नहीं आता है? कौन सा वर्ड है जो ओष्ठ में नहीं आता है? तो हम इस तरह से पढ़ते हैं KTM 2 DO। ठीक है, तो ओष्ठ में कौन कान आ जाएगा? ये तो का हो गया, यहाँ पे चा हो गया, यहाँ पे टा हो गया, यहाँ पे ता हो गया। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या हो जाएगा? पा हो जाएगा। तो पा वर्ग के सारे लेटर आते हैं। ये आ जो है इसमें नहीं आता है भैया, ये जो आ है ये नहीं आता है, तो ओष्ठ में नहीं आता है। देखो अभी हम उच्चारण के आधार पर कुछ चीजें लाए हैं आपके लिए। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका का, और क्या हो जाएगा? कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो प्यारे दोस्तों हमसे पूछा था ओष्ठ में, ओष्ठ में क्या नहीं आता है? ओष्ठ में आता क्या क्या है? तो हम ये याद रख लें, आता क्या है? दोनों के दोनों ऊ आते हैं ओष्ठ में। और प्यारे दोस्तों इसके अलावा आपका पाफा, बाभा, माँ ये भी आते हैं। नासिक में ये याद रख लो, ये 6 अक्षर हैं। ठीक है, नासिक में। कंठ तालु में ए आई हो जाएंगे, कंठोष्ठ में ओ हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ में केवल और केवल वा आता है, ये बहुत याद रखना है आपको एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बाद बाकी चीजें आपके सामने हैं, कई बार करवा चुके हैं, तो ये याद करवाना जरूरी है। आगे आ जाओ। बोला गया है क्रिया परक व्याकरण कोटि का चिन्हित कीजिए। क्या कह रहा है? क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, यानी कि किस तरह से चिन्हित कर पाते हैं? तो कारक के कारण प्यारे दोस्तों। किसके कारण करते हैं? कारक से। कारक कितने होते हैं? तो प्यारे दोस्तों कहीं कहीं 7 होते हैं, कहीं कहीं 8 होते हैं। तो प्यारे दोस्तों आप याद रखो, देखो कारक 1 2 3 4 5 6
7 और 8। ठीक है, ये 8 कारक कभी कभी 8 देता है, कभी कभी 7 देता है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा और संप्रदान को के लिए हेतु अथवा अपादान से अलग होने का अर्थ संबंध में काकी के न अधिकार में मैं और पर संबोधन में हे अरे ए औ हाय ऐसे शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो ये विभक्तियां जो हैं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछेगा, हो सकता है 2 प्रश्न भी पूछ ले। आगे आ जाइए प्यारे दोस्तों, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द है। तो हमने बताया था शब्दों का वर्गीकरण कुल मिलाकर के 5 प्रकार से है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। तो संकर में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जब 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं संकर शब्द हो जाता है। जैसे चुगल और खोर मिलकर के चुगलखोर। आतिशबाजी नहीं बनेगा, आतिशबाजी केवल एक ही है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे बोला है विचार में एक प्रत्यय लगाने पर बना शब्द क्या है। तो प्यारे दोस्तों देखो, जब हम इस तरह से विचार लिखते हैं, ये विचार हो गया, इसमें जब हम जोड़ देते हैं एक, तो ई के लोप से ये जो छोटी ई है ये आय में बदल जाती है, तो ये हो जाता है वैचारिक। ठीक है, क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, वैचारिक हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो वैचारिक हमें कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ये इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। आगे बोला गया अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। तो ये जो अत्यंत लिखा है ना, ये प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये जो अत्यंत लिखा है, इसको हम प्यारे दोस्तों तोड़ सकते हैं यड़ संधि के आधार पर अति अति प्लस में अंत में। ठीक है, यड़ संधि के आधार पर अति प्लस अंत में तोड़ सकते हैं। और इसका में उपसर्ग क्या है, आगे जो जुड़े होते हैं उपसर्ग होते हैं, अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों। आगे आ जाइए। कहा गया है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इस लोकोक्ति का सही उत्तर लिखिए। यानी किसी बात पर क्रोधित होना नहीं भैया, अपने से बड़ों पर क्रोध करना नहीं, कायरतापूर्ण व्यवहार करना नहीं। आपका जो उत्तर बनेगा, जो खींचा हुआ व्यक्ति होता है वो अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। तो हम कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे उदाहरण आपके लिए सबसे सटीक बताऊं, जब पापा आपको ठोक देते थे ना, तो आप मम्मी से लड़ने जाते थे। ठीक है, इस तरह से जैसे पापा से जीत ना पाए तो किससे, खिसियाने थे, लेकिन मम्मी से हमने लड़ाई कर ली। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाना हुआ व्यक्ति अपनी खींच दूसरों पर निकालता है। आगे आ जाइए। कहा गया निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। यानी एक प्रलय हुंकार हुआ, एक प्रलय हुंकार हुआ, ये तो सही लिखा है। एक प्रलयंकार हुंकार हुआ, ये गलत लिखा है। देखो प्रलय हुंकार वो जब सही है तो ये वाला तो गलत हो गया। मेरा नाम राम है, ये सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो आप कहोगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है एक प्रलयंकार हुंकार हुआ, ये गलत लिखा हुआ है। आगे बोलेगा जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक ए ब्रह्मांड उठावो काचे घट जिम डारों फेरी और समय उमेर मूसक जिम तोरी। प्यारे दोस्तों ये हमारा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि जब हम बचपन में रामलीला किया करते थे तो उसमें लक्ष्मण का पाठ किया करते थे, और लक्ष्मण के पाठ में ये लक्ष्मण द्वारा कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब जनक विलाप कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जनक जब विलाप कर रहे होते हैं और अचानक जनक कह देते हैं कि इस सभा में कोई छत्री नहीं है, तभी उठ करके लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण बोलते हैं जो तुम्हारा अनुशासन पावो, यानी कि भगवान राम अगर मैं तुम्हारा अनुशासन पावो तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाओ, यानी कि गेंद की तरह पूरे इस ब्रह्मांड को उठा दूं, और काचे घट जिमडारो फोरी, यानी कि कंचे की तरह इसको फोड़ डालूं, और सके उमेर मूसक जिमतोरी, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको हम पूरी तरह से तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन राजा जनक ने क्या कह दिया? राजा जनक ने कह दिया इस सभा में छत्री नहीं है जो एक छोटा सा धनुष नहीं तोड़े पा रहे हैं। तो ऐसे बचपन में भी बोल दिया था उन लोगों ने। ठीक है, बचपन में बहुत सारे धनुषों से खेलते रहे थे, तो इस तरह से यहाँ पर लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, वहां पे जो राजा थे वो लोग सोच रहे थे यार मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ से निकल लो, अब बताओ ये पूरा ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है। तो दूसरा राजा बोलता है अरे यार ऐसा करो, अगर हम निकल भी जाएंगे तो ब्रह्मांड के अलावा जाएंगे कहाँ, ये तो पूरा ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें थी उस समय की, चूंकि ये हमारे हृदय की थी तो हमने आपको बता दी। तो अब इसमें ये पूछा है कौन सा रस है भैया, ये कौन सा रस है? ये वीर रस की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? जो लक्ष्मण जी का वीर रस है, जो ताकत है, जो साहस है, उसकी बात कर रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक एक ब्रह्मांड उठावो। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे बोला है चरण कमल बंदव हरिराही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे दोस्तों चरण कमल बंदव हरिराही, और प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? याद रखेंगे रूपक अलंकार। चरण कमल बंदव हरिराही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है रूपक का। आगे आ जाओ। कहा गया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की एक रचना है? प्रेमचंद्र की एक रचना की बात करें तो प्यारे दोस्तों पंच परमेश्वर, ये इनकी एक इंपॉर्टेंट कहानी है, याद रखेंगे। आप मुझे ये बताओ कि उसने कहा था किसकी पुस्तक है या किसकी रचना है? आगे देखो मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं हैं जिनमें से सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, इसके अलावा गबन, यहाँ पर कर्मभूमि, गोदान आदि इनके क्या है? उपन्यास हैं। जबकि कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, यही तो पूछा था पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी और बूढ़ी काकी, दो बैल की कथा आदि ये क्या है? 300 से अधिक इनकी कहानियां हैं।
तो उपन्यास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कहानियाँ पूछी जाती हैं। पूस की रात है, जैसे इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप लोग एक कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आगे बोला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना की कृति किसकी है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे रामविलास शर्मा की। ठीक है, रामविलास शर्मा की ये निराला की साहित्य साधना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। बोला निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना कौन है? तुलसीदास जी की जो रचना है वो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखेंगे। इनमें से सबसे फेवरेट इनकी कौन है? रामचरितमानस, जिसका घर घर में पाठ किया जाता है। क्या है? जो रामचरितमानस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इनकी फेवरेट है। इसके अलावा वरवय रामायण, विनय पत्रिका, ठीक है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम साहित्य लहरी की बात करें, सूरसागर साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की हैं। ठीक है, इन सभी को याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला गया है प्रेम वाटिका में किसका वर्णन मिलता है? प्यारे दोस्तों प्रेम वाटिका जो रचना है, ये प्यारे दोस्तों इसमें राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीला है इसके बारे में चर्चा की गई है। आगे आ जाइए। चलिए अब रीजनिंग को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के सामने रीजनिंग। अगर आप चाहो तो पानी पी सकते हो, नॉन स्टॉप हम लोग इसमें चल रहे हैं। चलिए बताइए प्यारे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सीधा सीधा करना क्या है, इनका अंतर देखो, 1 का अंतर है, आगे देखोगे 3 का अंतर है, और आगे देखोगे तो 5 का अंतर है, और आगे देखने जाओगे तो 7 का है। यानी 1 3 5 7, तो अगला वाला किसका होगा? 9 का होगा। बोलो भैया, 1 3 5 7, अगला वाला 9 का, तो 18 9 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 27 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 27, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और सीरीज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, यानी श्रृंखला का। तो इसमें भी हम अंतर देख लेंगे। पहली बार में देखेंगे -4 हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है प्यारे दोस्तों? -4। अगली बार में देखेंगे तो यहाँ भी -4 हुआ है, और यहाँ पर 19 में से -4 करेंगे 15। अगर हम 15 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कोई आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि घोड़ा का संबंध अगर घुड़सवार से है तो कार का संबंध किससे होगा? देखो, घोड़ा को चलाने वाला जो घोड़ा है, इसको चलाने वाला प्यारे दोस्तों जो होता है वो कौन होता है? वो प्यारे दोस्तों घुड़सवार होता है। ठीक है, घोड़ा को चलाने वाला कौन होता है? घुड़सवार होता है। उसी प्रकार कार को चलाने वाला कौन होगा? भैया ड्राइवर होगा। लेकिन ड्राइवर ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखेंगे जो फॉर्मूला कार होती हैं, जो फॉर्मूला रेस वाली कार होती हैं, उन रेसेस कार को कौन चलाता है? उनके ड्राइवर को प्यारे दोस्तों शोफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? शोफर कहा जाता है। और शोफर हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, घोड़ा को अगर घुड़सवार चलाएगा तो कार को शोफर। आगे बोला है जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊं से है, जिस प्रकार जो बिल्ली है इसका संबंध अगर म्याऊं से है तो शेर का संबंध किससे हो जाएगा? देखो, जो बिल्ली होती है इसकी जो आवाज़ होती है, क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्ली की जो आवाज़ होती है वो कहती है म्याऊं होती है। जबकि शेर की आवाज़ कैसी आती है? गर्जना वाली या गुर्राना वाली। ठीक है, तो अगर देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, गर्जना के लिए हमें ऑप्शन नंबर डी दिया है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला है यहाँ पर 73 नंबर, बी के उत्तर में ए है। तो क्या बोला है प्यारे दोस्तों? जो बी है इसके उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में ए है। आगे बोला है बी के पश्चिम में सी है। बी के पश्चिम में कौन है? सी है। अब कह रहा है सी के संबंध में ए की दिशा क्या है? तो सी के संबंध में ए की दिशा, ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? तो आप बोलोगे एक तरफ नॉर्थ है प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ ईस्ट है। इन दोनों के बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व की दिशा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ठीक है, सी के सापेक्ष पूछा था, किसके सापेक्ष? सी के सापेक्ष जो है ए की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व हो जाएगी, याद रखेंगे। आगे आ जाइए। बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी भाषा में ड्रीम को ये लिखा जाता है, चाइल्ड को ये लिखा जाता है, तो कैमरा का कोड क्या होगा? देखो, DRE उसके बाद में A फिर M, इसको लिखा क्या है? तो बोलेंगे 780 प्यारे दोस्तों, इसके अलावा 26। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि चाइल्ड CHILD, ये चाइल्ड हो गया। चाइल्ड को लिखा गया है प्यारे दोस्तों 534 17, क्या लिखा है? 534 और इसके अलावा 17। कोड किसका बताना है? कोड बताना है कैमरा का, CAM उसके बाद में E उसके बाद में R फिर A, तो ये रहा कैमरा। अब देखो, जो जिसके सामने है वही उसका कोड होगा। जैसे सी के सामने हमारे पास 5 है तो 5 से शुरुआत होनी चाहिए, तो 7 वाले जो ऑप्शन है उनको गलत कर दो। इसके अलावा ए पे आया है, ए के सामने 2, तो 52 होना चाहिए, शुरुआत में 52 है। एम के सामने क्या आया है? एम के सामने 6 आया है, तो 526 होना चाहिए। देखो 526 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, बाद बाकी बी नंबर का गलत है। तो 526 082 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। इस बात को याद रखेंगे, जो जिसके सामने कोड है उसका वही कोडिंग होगी। आगे आ जाओ। बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा? यानी कि सबसे पहले तो देखो दाएं दिशा तो ये होती है,
इसके अलावा बाईं दिशा ये होती है। और अंग्रेजी वर्णमाला लिखी कैसे जाती है, यानी ए से लेकर के जेड तक, यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो अब आप यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बोल सकते हो कि बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से हमें 8वें के राइट साइड क्या बताना है, 10वां लेटर बताना है। तो बता सकते हो, देखो कई बार बताया है, लेफ्ट लेफ्ट आए, राइट राइट आए, या फिर राइट लेफ्ट आए या लेफ्ट राइट आए। अपोजिट आते हैं तो जुड़ता है, एक जैसे आते हैं तो घटता है, ठीक है। तो अपोजिट आए हैं, पहले के पकड़ के जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट से 18वां नंबर। लेफ्ट से 18वें नंबर पर कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे अगर अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ से शुरू हो रही लेफ्ट से, तो 18वें नंबर पर जो लेटर होता है वो प्यारे दोस्तों कौन होता है, आर होता है। क्या बोलेंगे, आर होता है। और आर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आप यहाँ से कह पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे दोस्तों इसका सटीक जवाब होगा। आगे आ जाइए, आगे नंबर है कौन सा, 76। कहा गया है कथन, कथन और तर्क। प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया है, बोला है कथन, क्या आप सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप दिया जाना चाहिए। बताओ, क्या जो सभी सरकारी स्वामित्व वाले संस्थान हैं उनको हम क्या करें, निजी संस्थानों को सौंप दें। अब तर्क दे रहा है कोई व्यक्ति, पहला वाला कह रहा है हाँ इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। भाई प्राइवेट में काम ही है शिक्षा का स्तर सुधरना, क्योंकि सरकारी लोग क्या करते हैं, उन्हें तो पता है हमारी 70,000 सैलरी आ रही है, हम पढ़ाएंगे अथवा नहीं पढ़ाएंगे, हमें क्या करना, सैलरी महीने पे मिल ही जाएगी। तो कह रहा कि निजी संस्थानों में अगर हम सरकारी स्वामित्व वाले संस्थान सौंप दें तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा, पहली बात सही है। कह रहे नहीं, इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। भाई प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट में हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें पता है शिक्षा अच्छी मिलती है। तो दूसरा वाला तो तर्क वैसे भी गलत हो गया। और आप यहाँ से बोलोगे यदि केवल एक तर्क प्रबल हो, क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, यदि एक तर्क प्रबल हो, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाइए, कथन में बोला गया है एड्स एक जानलेवा बीमारी है। क्या है प्यारे दोस्तों, एड्स एक जानलेवा बीमारी है। उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना आसान है। उपचार की अपेक्षा एड्स को रोकना आसान है। चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है। भाई देखो, महंगी की बात तो कहीं करी ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है कुछ लोग एड्स की रोकथाम में सहयोग नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कुछ लोग नहीं करेंगे, तो ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए, यानी कि नाइदर नॉर, ना तो निष्कर्ष एक लागू होता है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, आप लोग कह सकते हो कि ना तो निष्कर्ष यहाँ पे एक लागू होता है और ना ही प्यारे दोस्तों निष्कर्ष दो लागू होता है। एड्स की रोकथाम बहुत महंगी है, कथन में नहीं बताया। एड्स में लोग सहयोग नहीं करेंगे रोकने में, ऐसा भी कथन में नहीं बताया, तो ये भी गलत है, नाइदर नॉर। आगे आ जाइए, बोला गया है राहुल और रॉबिन भाई हैं, यानी कि प्यारे दोस्तों जो राहुल है और जो रॉबिन है, ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो राहुल है और इसके साथ में जो रॉबिन है, ये दोनों के दोनों क्या हैं प्यारे दोस्तों, भाई हैं, ठीक है। आगे बोला है प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, ये क्या है, भाई हैं, तो इनके लिए हम प्लस लगा दें, एक बार मुझे बताओ। आप कहोगे हाँ। अब रॉबिन के पिता कौन है, आप कहोगे प्रमोद हैं। कौन है, जो प्रमोद हैं प्यारे दोस्तों, जो प्रमोद हैं ये क्या है, इनके पिता हैं, ठीक है, प्रमोद पिता हैं तो इनके लिए प्लस है। आगे बोला है शीला प्रमोद की बहन है, तो शीला कौन है, इस प्रमोद की जो बहन है वो प्यारे दोस्तों शीला है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है वो प्रमोद की भांजी है। भांजी कैसे बनेगी, जब इस शीला की बच्ची बन जाए प्रेमा। कौन, ये जो प्रेमा है, ये प्रेमा किसकी बच्ची बन जाए, ये बन जाए बच्ची शीला की, तो प्रमोद इस प्रमोद की क्या बन जाएगी, ये भांजी बन जाएगी। आगे प्यारे दोस्तों बोला गया है शोभा शीला की दोहाती, शोभा जो है वो शीला की दोहाती यानी नातिन है, तो शीला की दोहाती यानी नातिन कैसे बनेगी, जब शोभा जो होगी, जो प्यारे दोस्तों जो शोभा होगी वो किसकी बच्ची बन जाए, प्रेमा की बच्ची बन जाए। अब कहा गया है राहुल शोभा के क्या लगते हैं, तो राहुल कहाँ पर हैं, ये रहे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो मामा भपूरे भाई बहन हो गए, लेकिन प्यारे दोस्तों आप यहाँ पे बोलोगे ये प्रेमा और राहुल क्या हो गए, ये बुआ और मामा के लड़के हो गए, लड़के लड़की हो गए, यानी कि भाई हो गए एक तरह से। राहुल भाई हो गए इसके प्रेमा के। अब कह रहा है जो शोभा है के क्या लगते हैं राहुल, तो अर्थात शोभा क्या बोलेगी, मेरी मम्मी का जो भैया होगा, मेरी मम्मी का भैया क्या होगा, मेरा मामा होगा। प्यारे दोस्तों याद रखेंगे मेरा मामा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा मामा। चलिए आगे प्रश्न में आ जाते हैं। बोला है मानवाधिकार, क्या बोला है, मानवाधिकार न्यायालय के गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा किया जाता है, जो राज्य सरकार की अधिसूचना विभाग है इसमें मानवाधिकार का गठन किया जाता है, ठीक है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा है, किसकी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमने आपको कल ही बताया था अगर याद हो तो। चलिए आगे आ जाइए। अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों बोला है जब किसी संगीन अपराध की रिपोर्ट थाने में आती है
तो उसकी सूचना तुरंत किसे देनी चाहिए? जो थाने के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे हमारे SHO साहब हैं, SI साहब हैं, ये जो बड़े लोग होते हैं, इनको हमें क्या देनी चाहिए? जो थाने में संगीन अपराध की रिपोर्ट है, इसकी सूचना पहले देनी चाहिए। कह रहा है अपराधियों के द्वारा संगीन अपराध किए जाने के पीछे कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, देखो जो अपराधी है वो कोई अपराध जानबूझकर नहीं करता है। उनकी गरीबी उनकी मजबूरी बन सकती है, उनकी बेरोजगारी उनकी मजबूरी बन सकती है, अन्याय और शोषण उनकी मजबूरी बन सकती है। जैसे समझिए, अपने गांव में क्या होता है, अपने जगह जैसे कोई गरीब है, उसको कुछ लोग जो अमीर होते हैं वो प्रताड़ित करते हैं, तो ये एक अपराध कर सकता है बदला लेने की भावना से। बेरोजगारी अपराध कर सकती है चोरी लुटेरे में, जैसे पैसा नहीं कमा पा रहा है तो चोरी इनका माध्यम ढूंढ लेते हैं। अन्याय और शोषण, जैसे हम गांव में कुछ लोगों का शोषण करते हैं तो ये सारे के सारे हमसे बदला लेने की सोचने लगते हैं, तो यानी ये अपराधी बन जाते हैं। तो ये जो सभी के सभी फैक्ट हैं, ये एक अपराधी बनने के लिए पर्याप्त फैक्ट हैं, याद रखेंगे। आगे बोला है उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाना चाहिए? देखो, जब उपद्रव पर उतारू भीड़ है उसको गोली चलाने को बंद करने का जो आदेश है कब दिया जाना चाहिए? जब भी भीड़ पीछे हटने या तितर बितर होने की प्रवृत्ति कर रही हो, उस समय गोली चलाने का उपदेश क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, याद रखेंगे। यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ये सी नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला है चूना, सीमेंट और ईंट। तो प्यारे दोस्तों क्या बोलोगे? चूना एक अलग प्रजाति है, ठीक है, चूना एक अलग होता है। सीमेंट की बात करें, सीमेंट भी अलग होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ईंट की, किसकी? ईंट की, यानी गुम्मा, अपन देसी भाषा में बोलें तो गुम्मा, ठीक है। तो ईंट, ईंटा जिसे हम बोलते हैं, ये अलग हो जाएगा। चूना आप नहीं जानते होंगे, ये हमारे जमाने में उठाई हुआ करती थी जिसमें ईंट को चूने के लेप से फंसाया जाता था, ठीक है। तो ये चूना अलग है, ईंट अलग है, सीमेंट अभी आप लोग देखते होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अलग हैं। जब तीनों के तीनों अलग हैं तो तीनों के तीनों अलग ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, यही सही उत्तर है। आगे बोला है अपराधी, चोर और पॉकेटमार। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, सबसे पहले एक आरेख बनेगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा अपराधी को, ठीक है। किसको करेगा? अपराधी को। अपराधी कौन हो सकते हैं? क्या चोर हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। तो जो चोर होते हैं क्या वो अपराधी होंगे? आप कहोगे हाँ। क्या सर चोर पॉकेट मार या अपराधी होंगे? आप कहोगे हाँ सर। जो चोर होंगे वो पॉकेट मार भी तो हो सकते हैं? आप कहोगे हाँ, जो पॉकेट मारता है वो चोर ही तो होता है और अपराधी भी होता है, इसका मतलब दोनों के दोनों सही। तो कुछ इस प्रकार का आरेख आना चाहिए, इस प्रकार का ऐसा आरेख हमें जो मिलेगा वो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बोला गया है, ओहो अब आ गई है मैथ। चलिए शुरू करते हैं। 5 बेहतरीन मैथ के प्रश्न देखेंगे। कहा गया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन बराबर हो जाए। यानी कि प्यारे दोस्तों कोई व्यक्ति था, उसका वेतन पहले 100 था, उसमें 10% की वृद्धि करके कितना कर दिया? 90। अब कह रहा है 90 से हम कितना बढ़ाएं ताकि उसका प्रारंभिक वेतन समान हो जाए। यानी 90 से कितना करना है? हमें 100 करना है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो इसको ऐसे ना समझो, इसको समझो परसेंटेज के मेथड से। जैसे हमने कहा 10% का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना होता है? आप कहोगे 1/10। पहले वेतन उसका कितना था? 10। अब एक में क्या हो गया? कमी हो गई, एक की कमी तो 9 रह गया। अब हमें करना क्या है? एक वेतन बढ़ाना है, कहाँ से? 9 से। कितना बढ़ाना है? 1, ठीक है, याद रखेंगे। 1 बढ़ाना है कहाँ से? 9 से। तो कितना बढ़ाएंगे ये बताना है बस। 100 आउट ऑफ 9, 100 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू होता है 11 9 99। कितना होता है? 11 9 99 1/9, ठीक है। ये हमारा प्यारे दोस्तों उत्तर आएगा। अगर किसी की अगर वेतन में कमी होती है 10% की, तो उसमें हमें वृद्धि करनी पड़ेगी 11 से 1/9% की, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। देखो समझे, मेरी बात को समझो। पहले उसका वेतन 10 था, 1 घट करके 9 बचा, लेकिन अब कह रहा है कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना बढ़ा दें कि बराबर हो जाए प्रारंभिक के। तो आप कहोगे 9 से 10 करना है, तो 9 से 1 बढ़ाएं। 1 बढ़ाएं किससे? 9 से, तभी तो 10 होगा। तो आप कहोगे 1 बढ़ाएंगे 9 से, गुणा में 100 बराबर में 100/9, 11 से 1/9 आपका सही उत्तर है, याद रखेंगे। आगे आ जाओ। बोला गया है यदि x का x% 36 है, यानी कि जो x है इसका x%, x का मतलब गुणा x% का मतलब 1/100, ठीक है। क्या है? ये 36 है, ठीक है, याद रखेंगे। ये इसका x% कितना है? तो प्यारे दोस्तों 36 है। तो अब x² यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 3600। तो x बराबर क्या आ जाएगा? √3600, ठीक है, याद रखेंगे, यानी 3600। तो आप x का मान यहाँ से निकाल पाओगे, कितना आएगा बाहर? 60 आएगा प्यारे दोस्तों। कितना आएगा? 60। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो 2 प्रश्न आसान, 2 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको फंसना नहीं है। देखो का मतलब होता है सीधा सीधा गुणा, तो हमने गुणा लगा दिया। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो हमने 1/100 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा 60।
आगे बोला गया यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था। कोई व्यक्ति है, वो एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% की हानि पर बेचा, तो वस्तु कितने में बेची? 480 में। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु में कितने में बेचना पड़ेगा? गौर से देखो प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले गौर से समझो बेसिक। जैसे मैंने कहा कोई वस्तु हम 100 की खरीद के लाए, हम कितने में बेचना चाहते थे? हम 120 में बेचना चाहते थे, लेकिन हमने किया क्या? हमने बेची कितने में? हमने बेची 20% हानि यानी 80 में। ठीक है, कितने में बेची? 80 में। तो अब वो कह रहा है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि इसकी जो वस्तु है हमने बेची कितने में है? 480 में। हम कह रहे हैं कि 20% की हानि पर हमने बेची 80 में, लेकिन सवाल में बोला है 20% की हानि पर कितने में बेची? 480 में। तो यहाँ पर कितना गुना है? आप कहोगे 6 गुना। अगर आपसे पूछ लेगा वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था, तो आप कहोगे गुणा 6 यहाँ भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, 600 आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों उसने तो ये पूछा है कि वस्तु को लाभ परसेंट यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है ये निकालना है, तो 6 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। कितने का? 6 का गुणा। प्रॉफिट परसेंट कितना निकालना? 20 ही तो निकालना है, तभी तो करेंगे। तो आपको भी 12 छक्के 72 यानी 720। अगर हम वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने में बेचेंगे? 720 रुपये में बेचेंगे, याद रखेंगे। बताओ मेरी बात को समझे आप? जल्दी से बताओ, समझे? देखो मेरी बात फिर से समझो। मैंने कहा कोई वस्तु हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये में खरीदी थी, लेकिन मुझे बेचना कितने पर था? 20% के लाभ पर, अर्थात मैं 120 में बेचना चाहता था। अब प्यारे दोस्तों हुआ क्या? गलती ये हो गई कि भैया 20% की हानि पर बेच गई, यानी वस्तु 100 के स्थान पर कितने में बेची? मात्र 80 रुपये में बेची। बोलो ये बेची कितने में? सेलिंग प्राइस कितने में हुआ? ये 80 में हुआ। लेकिन हमने कहा सवाल में हमें दिया कि ये सेलिंग प्राइस 480 रुपये में हुआ, यानी 80 का मान जो कितना है? 480, यानी कितना गुना? 6 गुना। तो हमारी वस्तु आई कितने में थी? ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा अगर 20% लाभ चाहते हैं तो कितने में बेचें, तो आप बोलोगे 720 में बेचें, और 720 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद है आप समझे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर नहीं समझे तो ऐसे समझो, मैंने कहा मेरी वस्तु बेची कितने में? 480 में। ठीक है, हमें फायदा लेना कितने का? 20% का। कितने में बेची गई थी मेरी 480 वाली? 80 में। बस खत्म, 0 से 0, 8 से काटो, 8 चंग 48, 60, 12 चंगे 72, 720। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो, तब भी 720 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है। चलिए देखिए, जो भी पसंद आए कर लो। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा दो संख्याओं का औसत m है, यानी कि दो जो संख्याएं हैं, जो हमारे दो नंबर हैं, उनका एवरेज क्या है? m है। तो इनका योग क्या होगा, मुझे ये बताओ। अगर एवरेज m है तो योग क्या होगा? अगर दो संख्या है, एवरेज m है, योग कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब बोला है उनमें से, उन दो संख्याओं में एक संख्या यदि n है, यानी कि एक संख्या क्या है? एक संख्या इसमें से n है। क्या है प्यारे दोस्तों? n। तो कह रहा दूसरी संख्या क्या होगी? भैया योग हमारे पास टोटल संख्याओं का कितना आया? 2m। अगर एक संख्या n है तो 2m में से n घटा देंगे, 2m में से n घटा देंगे तो संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी? सेकंड नंबर आ जाएगा, याद रखेंगे। तो वो दूसरी संख्या कौन होगी? 2m माइनस n। 2m माइनस m ऑप्शन नंबर ए में है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। देखो करना क्या है, दो संख्याएं, उनका औसत दिया है तो हम औसत के स्थान पर निकालते क्या है? सीधा सीधा योग निकालते हैं। जब दो संख्याएं औसत m तो योग 2m, एक संख्या n है तो 2m योग में से हम एक संख्या घटा देंगे तभी दूसरी संख्या आती है। जैसे हमने आपसे कहा, देखो जैसे हमने कहा दो संख्याओं का औसत 20 है तो इनका योग कितना होगा? 40 होगा। अब मैं कह रहा हूं इनमें से एक संख्या आपकी कितनी है? 18 है, तो दूसरी बताओ क्या होगी? तो आप क्या करोगे? इसी योग में से तो घटाओगे। आप कहोगे हाँ सर 40 में से हम क्या घटाएंगे? 18, तभी तो हमें सेकंड संख्या प्राप्त होगी कितनी? 22। तो वही तो मैंने किया, योग हमारे पास कितना था? 2m, हमने एक संख्या घटा दी n, तभी तो हमारे पास बची कौन सी? 2m माइनस n। ठीक है, इस तरह से 2m माइनस n, ये एक तरह से हमने आपको समझा दिया अलग से। चलिए आ जाओ, अगले प्रश्न में पूछा गया है a b अलग अलग काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। यानी कि पहले ए नाम का बंदा है, उसके साथ साथ में बी नाम का बंदा है, ये दोनों काम कर सकते हैं। एक 9 दिन में कर सकता है अकेले, एक 12 दिन में कर सकता है। अगर हम इनका योग निकालें, टोटल वर्क निकालें, तो 9 चौके 36, 12 तिया 36, यानी टोटल वर्क 36 आएगा। अगर ए की क्षमता एफिशिएंसी निकालें तो 4 आएगी, बी की क्षमता 3 आएगी। प्यारे दोस्तों कह रहा है कि यदि ए काम को आरंभ करे और बाद में दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखो, टोटल वर्क कितना है? 36 है। सबसे पहले ए से काम करवाना है। ए नाम का बंदा आया, देखो ए नाम का बंदा आया, 4 काम किया, चला गया। फिर बी नाम का बंदा आया, 3 काम किया। ठीक है, कितना किया? बी नाम का बंदा आया, 3 काम किया, चला गया। यानी कि पहले दिन ये आया और दूसरे दिन ये आया। तो कहने का मतलब है प्यारे दोस्तों इन दोनों ने, ए और बी ने मिलकर के
ए और बी ने मिलकर के कितने दिन काम किया? 2 दिन काम। कितना? 2 दिन काम किया। काम कितना कर पाए? दोनों मिलाकर के 7 काम कर पाए। मेरी बात को समझना है। ए बी 2 दिन में कितना काम कर पाए? 7 काम। तो हम ये कह रहे हैं भैया, अगर 2 दिन में ये 7 काम कर पा रहे हैं, टोटल काम हमारे पास 36 है, तो टोटल काम के पास चले हम कितने का गुना करें? आप कहोगे 5 का गुना। अगर 5 का गुना यहाँ पे होगा तो 5 का गुना यहाँ पर भी होगा भैया। ठीक है, यानी कि 10 दिन में जो काम होगा इन दोनों के द्वारा, 10 दिन में जो इन दोनों के द्वारा काम होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 35। अब टोटल काम तो 36 है, 35 काम हो गया 10 दिन में। अब बचा कितना? 1 काम। किससे करवाओगे? अब भैया ए ही तो आएगा। बोलो, पहले ए आता, फिर बी आता, फिर ए आता, फिर बी आता, इस तरह से जब प्रक्रिया लगी तो अब 1 काम बचा, करने कौन आएगा? आप कहोगे ए। बोलो, ए की क्षमता कितनी है? 4। तो आप बोलोगे 10 दिन 1/4। ठीक है, 10 सही 1/4 दिन में ये क्या कर लेंगे? काम कर लेंगे। ठीक है, गौर से याद रखना है। 10 सही 1/4 दिन में ये दोनों मिलाकर के बारी बारी से काम करें तो कर लेंगे। तो 10 सही 1/4 कहाँ पर दे रखा है प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है प्यारे दोस्तों। इस प्रश्न में हमसे बोला गया है 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर, यानी कि जो ए नाम की रेलगाड़ी है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 120 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है? लेंथ। और बी नाम की जो रेलगाड़ी है उसकी जो लेंथ है वो टोटल कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कह रहा है प्यारे दोस्तों, एक ही दिशा में क्रमशः, क्या बोला है कि एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहली वाली कितने में जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रही है। पहली वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रही है, दूसरी वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा में जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे, पहली वाली 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए। एक दूसरे को पार करने में लगा समय, अर्थात मेरी बात को समझो। मैंने कहा एक रेलगाड़ी ये रही, दूसरी रेलगाड़ी ये रही। अगर ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? ये भी यहाँ जा रही है, ये भी यहाँ जा रही है। तो मुझे ये बताओ कि जिस ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी वो पार कर जाएगी। बोलो भैया, जिस ट्रेन की चाल ज़्यादा होगी वो पार कर जाएगी। आप कहोगे ट्रेन की चाल कौन सी ज़्यादा है? दूसरे वाले की। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहली जो रेलगाड़ी है 120 मीटर है। बोलो 120 मीटर, दूसरी 80 मीटर। तो इनकी टोटल दूरी कितनी हो गई? दूरी बताओ, इन दोनों की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? बोलो भैया 200 मीटर हो जाएगी। टोटल 200 मीटर की दूरी पार करवानी है, किससे? 40 और 50 की सापेक्ष गति से। तो प्यारे दोस्तों क्या बोला है? एक ही दिशा में जा रही हैं। बोलो भाई, ये भी यहाँ जा रही, ये भी यहाँ जा रही, तो ओवरटेक करेंगी। अब जब समान दिशा में जाती है, हमने बचपन से पढ़ा है, इनकी जो चाल होती है वो क्या होती है? आपस में घट जाती है। जबकि अगर ये दोनों ऐसी आती विपरीत दिशा में तो चाल जुड़ जाती। अब समान दिशा में जा रही हैं तो घट जाएगी चाल, और जब चाल घट जाएगी तो सापेक्ष चाल कितनी बचेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगी। इस बात को याद रखेंगे। तो हमने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय लगा दो भैया। क्या लगा दो? चाल बराबर दूरी बटे में समय, यही तो लगाना है भैया। क्या बोलोगे? तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर निकालोगे तो दूरी बटे चाल आ जाएगा। समय बराबर क्या आ जाएगा? बोलो भाई, दूरी बटे चाल आ जाएगा। तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? आप कहोगे सर दूरी जो है वो 200 मीटर है। दूरी हमारी 200 मीटर है, चाल हमारे पास सापेक्ष 10 किलोमीटर है। 10 को हम इसमें किसमें कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे प्यारे दोस्तों, किसमें? 5/18। ठीक है, याद रखेंगे, 5/18 में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इसको ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे। अगर इसको हम ऊपर रखें तो क्या आएगा बताइए? 5/18 से अगर कन्वर्ट करें 10 को तो ऊपर, अरे यार भैया ये तो 18 ऊपर चला जाएगा ना। तो ये 18 अगर यहाँ पे रखें ऊपर चला जाएगा, तो 210 से काटिए, 20 बार में कट जाएगा। यहाँ पे काट दीजिए, 5 चौके 20, तो 18 चौके 72। जो समय लगेगा प्यारे दोस्तों 18 चौके 72 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 18 चौके 72 सेकंड लगेगा, जो कि कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से समझ लो यदि समझ में नहीं आया है। ठीक है, अपनी ही समय है। कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 80 मीटर है। कह रहा है उनकी जो चाल है एक ही दिशा में, क्रमशः पहली की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? क्योंकि कह रहा है एक ही दिशा में है। भैया जब एक ही दिशा में है तो सापेक्ष गति लगेगी, क्योंकि एक दिशा में हमने कहा है जब समान दिशा में जाते हैं तो उनकी गति क्या होती है? आपस में घट जाती है। जबकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो जुड़ जाती, तो यहाँ पर गति घटेगी। तो कितनी बची? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने कहा चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी थी? टोटल दूरी हमारे पास 200 थी। और दोस्तों यहाँ पर
जो हमारी चाल थी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसको हमने 5/18 किया तो 18 ऊपर चला गया, नीचे 5, 10 से काटा 20 बार में, 5 से काटा 4 बार में, 18 चौके 72 सेकंड इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो 72 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करने में समय लगाएंगे, तो यही इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आप समझे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई है तो करना क्या है, एक बार से प्यारा सा लाइक कर दीजिए, यदि नहीं किया है। एक कमेंट आप छोड़ करके जरूर जाएंगे, कैसी क्लास लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और ये इंपॉर्टेंट जानकारी, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली क्लासेस का आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।